तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज जो अपना टॉपिक है वो है श्वसन गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, और मैं इसे काफी बेहतरीन तरीके से आज पढ़ाऊंगा। आपका पहले से यदि कोई डाउट होगा थोड़ा बहुत या कुछ भी, तो वो डाउट आज आपका क्लियर होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, बात आपके सीधे दिमाग में पहुंचेगी। देखो बच्चों, ये अपना क्लास 10 सेकेंड चैप्टर जो श्वसन है बायोलॉजी का, उसका ये टॉपिक है। तो इसे समझने से पहले हमें मानव श्वसन तंत्र समझना पड़ेगा। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र। तो चलिए पहले देखते हैं। देखो, हम लोग जो है श्वसन कहां से करते हैं? नाक से। ठीक है, तो नाक का जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना, उसे नासिका वेश्म कहते हैं। तो यहां पे जब हम फिगर बनाएंगे ना, तो देखो ये हो गया आपका नासिका, नाक। ठीक है, इसके नीचे ये हो गया मुख। ठीक है, बात समझना अच्छे से। अब देखो, ये जो नासिका है ना, नासिका अंदर की तरफ कंठ द्वार से जुड़ा रहता है। ये कंठ का हिस्सा आ गया अब नीचे। ठीक है, और ये जो हमारा मुख है ना, उसकी भी नली ऐसे कंठ से मिली हुई होती है। ठीक है, तब तो श्वसन आप मुंह से भी कर सकते हो ना, श्वसन तो हम मुंह से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारा कंठ द्वार होता है, ये नीचे की तरफ लैरिंग्स से जुड़ा होता है। ये हो गया लैरिंग्स। ठीक है, ये जुड़ा होता है लैरिंग्स से। इसे हिंदी में हम स्वर यंत्र कहते हैं, जहां से आवाज निकलती है। ठीक है, या इसे हम लैरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये जो लैरिंग्स होता है, जो स्वर यंत्र होता है, उसके नीचे से ट्रैकिया लगी होती है। इसे हम ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया। अगर बात करें ट्रैकिया की लंबाई की, तो ट्रैकिया की जो लंबाई होती है ना, वो 11 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और इसकी जो व्यास होती है, वो इसकी व्यास होती है 16 mm। ठीक है, ये लंबाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है। तो ट्रैकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, अब तुम सोचो, जब व्यक्ति श्वसन करता है, चलो ये श्वसन कर रहा है, एयर लिया, हवा लिया। ठीक है, नासिका के द्वारा वो हवा ऐसे लैरिंग्स में आई, लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में आई। चलो अच्छी बात है, आगे गई होगी। फिर जब हम CO2 बाहर करेंगे, तो CO2 बाहर करने के समय ये सिकुड़ेगा, जो ट्रैकिया है वो सिकुड़ेगा। हो सकता है कि ज्यादा सिकुड़ जाए तो दोनों आपस में, ये जो दोनों सतह है वो आपस में सट जाएगा, और जब दोनों सतह आपस में चिपक जाएगा, फिर जब आप श्वसन करेंगे तो क्या वो एयर को आगे जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? तो ट्रैकिया पिचके नहीं, दोनों आपस में सटे नहीं, इसके लिए ना पूरी लंबाई में काफी पतली पतली हड्डियां पाई जाती हैं। ऐसे ये काफी पतली पतली हड्डियां पाई जाती है, ताकि ये जो ट्रैकिया है ये आपस में सटे नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो ट्रैकिया है ना, ये आगे चल के अपना 2 भाग में बढ़ जाता है। इस भाग को हम कहते हैं ब्रोंकस। ठीक है, ये जो ट्रैकिया अपना आगे चल के 2 भाग में बढ़ गया, यहां भी ऐसे हड्डी वो लगी हुई होती है। ये हड्डी काफी पतली और मुलायम होती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसे हम कहते हैं ब्रोंकस। ये जो आप देख रहे हो, ये जो ट्रैकिया 2 हिस्से में बटा है, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकस, ब्रोंकस। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो ब्रोंकस है ना, फिर ये जो अपना ब्रोंकस है वो कई पतले पतले भागों में बढ़ जाता है। ये ब्रोंकस अनगिनत पतले पतले भागों में बढ़ जाता है। इसे हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ये जो तुम ब्रोंकस को देख रहे हो पतली पतली भागों में बढ़ते हुए, इसे हम ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल्स। और ये जो अपना ब्रोंकियोल्स है ना, ये भी फिर कई पतली पतली भागों में बढ़ जाता है। जैसे देखो, ये जो अपना ब्रोंकियोल्स है ना, फिर ये कई पतली पतली भागों में ऐसे बढ़ेगा, ऐसे। ठीक है, ये जस्ट गुब्बारे जैसा तुम्हें बना देना है, छोटा छोटा। ठीक है, उसी तरीके से आपको इन सब में ऐसे कर देना। आपकी जितनी मर्जी आप उतनी कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों देखो, ये जो है
ये जो गुब्बारे जैसा मैंने रचना बनाया है, इन्हें हम वायु कोष्ठिका कहते हैं। इन्हें कहते हैं हम वायु कोष्ठिका। ठीक है, वायु कोष्ठिका। अब यहाँ पे तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे अब हम इसे ऐसे इसको फेफड़े के अंदर डाल देना है, ऐसा। ठीक है, ये हो गया वायु कोष्ठिका। अब देखो बच्चों, जस्ट इधर भी उसी तरह से। ठीक है, अच्छा, और तुम्हें इन सब में ऐसे वायु कोष्ठिका को बना लेना है। ठीक है, अब देखो, अब ये वायु कोष्ठिका जो होता है, इनकी संख्या आखिर होती कितनी है? तो बच्चों, अगर दोनों फेफड़े की वायु कोष्ठिका को मिला दिया जाए ना, तो वायु कोष्ठिका की जो संख्या होती है वो तकरीबन 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, समझ सकते हो कितना ज्यादा, मतलब 3 जो है ना, 3 पे तुम 8 जीरो लगा लो। ठीक है, सोचो इतनी ज्यादा वायु कोष्ठिका की संख्या होती है। अब होता क्या है कि जब हम श्वसन करते हैं ना, तो श्वसन करते हैं तो इन वायु कोष्ठिकाओं में, मान लीजिए कि ये गुब्बारा है छोटा छोटा, सोचो कि जब इन सब में हवा भरेगा तो ये कितना फूल जाएगा। इसलिए जब हम श्वसन करते हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये जो हमारा फेफड़ा है ना, वो फूल जाता है। ठीक है, किसकी वजह से? वायु कोष्ठिका की वजह से। और बच्चों देखो, हमारा जो हार्ट होता है ना, हृदय और पेट दोनों को अलग अलग कौन करता है? हार्ट के जस्ट नीचे से पेट शुरू होता है, हृदय के जस्ट नीचे से पेट शुरू होता है। तो हमारा जो यहाँ पे एक रचना होता है उसे हम डायफ्राम बोलते हैं। देखो, उसे ऐसे कर देना है, ऐसे कर देना है। ठीक है, और यहां से ऐसे इसे आपको डबल लेयर चला देना है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। इसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, और बच्चों देखो, ये जो फेफड़े का जो दोहरी झिल्ली है ना, ये वाली जो दोहरी झिल्ली आप बनाए हो, इसे हम पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। पैराइटल प्लूरा। ठीक है, और इसके डायफ्राम के नीचे से उदर गुहा शुरू हो जाती है। पेट की जो स्ट्रक्चर है, जो पेट का सिस्टम है, वो शुरू हो जाता है, पाचन तंत्र शुरू हो जाता है। तो यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि हृदय और पेट को अलग कौन सा पार्ट करता है, तो डायफ्राम अलग अलग करता है। डायफ्राम से ऊपर हार्ट का हिस्सा है, हृदय का हिस्सा है, और डायफ्राम से नीचे अपना उदर गुहा है, पेट है। ठीक है, अब बच्चों देखो, तो ये हुआ अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हुआ कंठ द्वार, ये ट्रैकिया, सॉरी लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया है ये 2 भागों में बढ़ता है, जिसे हम ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस से फिर ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स से लगा होता है वायु कोष्ठिका। ठीक है, अब होता क्या है, इसका प्रोसेस समझते हैं। देखो, जब हम एयर लेते हैं, ठीक है, तो देखो यहां पे अच्छे समझना, इसे हम मान लिए श्वसन मार्ग। ठीक है, देखो यहां से ये हमने लिया एयर, हवा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं, हम जब एयर लेते हैं ना, तो उसमें सभी गैसें होती है। हमारा फेफड़ा उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर लेता है। देखो, अब यहां पे मैं फेफड़ा बना लेता हूं। तो होता क्या है कि हमारे फेफड़े में सभी गैसें आती हैं, फेफड़ा उनमें से अलग किसको करता है? ऑक्सीजन को अलग करता है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन का काम क्या है? आप जानते हो कि ऑक्सीजन की आवश्यकता तो शरीर के प्रत्येक कोशिका को होती है। शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन जाना है, जाएगा कैसे? तो चलो मान लो कि यहाँ पे ये कोशिका है। ठीक है, इस ऑक्सीजन को यहां तक आना है, कैसे आएगा? आप प्लेटफॉर्म में हो, प्लेटफॉर्म से आप बाहर आओगे, आपको दूर जाना है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, पैदल तो आप जा नहीं सकते, आपको कोई ना कोई सवारी चाहिए। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम जब एयर लेते हैं ना, तो वो एयर जैसे ही फेफड़ा में आएगी, यहाँ से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो, तो वायु कोष्ठिका जो होता है ना, तो इसमें पूरा ऑक्सीजन होता है, और यहाँ आसपास पूरा ब्लड होता है। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि ऑक्सीजन की मात्रा वायु कोष्ठिका में ज्यादा होगी कि ब्लड में ज्यादा होगी? वायु कोष्ठिका में ज्यादा होगी। तो कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाता है, तो जैसे ही वायु कोष्ठिका में ऑक्सीजन भरा हुआ रहेगा ना, वो ऑक्सीजन चला जाएगा कहाँ? ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ मतलब वही है कि फेफड़े के आसपास पूरा ब्लड रहता है, रक्त रहता है। ठीक है,
आप जानते हो रक्त का रंग लाल होता है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से। अब जैसे ही ऑक्सीजन फेफड़े से बाहर आएगा ना, उसको सवारी मिल जाएगा जाने के लिए, कौन? हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा और कहेगा भैया हमको पहुंचा दो अपने घर, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिला और चलो यहां से गाड़ी चलनी हो गई शुरू। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिल के बनेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, ये आएगा कहाँ? कोशिका के पास आएगा। अब ये बताओ कि जो ऑटो वाला है वो भी आपके घर में जाएगा क्या? वो तो आपके घर में नहीं जाएगा ना, वो आपको घर के बाहर तक छोड़ेगा, फिर आप जाते हो। तो बिल्कुल वही होता है, ये जो हमारा ऑटो वाला हीमोग्लोबिन है ना, वो जैसे ही यहाँ घर तक पहुंचता है वो अपनी ऑटो को बाहर खड़ी कर देगा। तो हीमोग्लोबिन बाहर रह गया और अंदर केवल कौन जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। अच्छे से तुम समझ रहे होगे। अब देखो, ऑक्सीजन जिस रूप में यहाँ था, ऑक्सीजन उस रूप में फिर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ कोशिका में जो भी ग्लूकोज है ना, अब ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ने से ही तो हमें एनर्जी मिलेगी ना। तो ऑक्सीजन होता क्या है कि ग्लूकोज को तोड़ते तोड़ते ना ये ऑक्सीजन चेंज हो जाता है किसमें? CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसको प्लेटफॉर्म तक जाना है, ठीक है, मतलब फेफड़े तक जाना है। अब ये बताओ कि भाई दूरी इतनी ज्यादा है, कैसे जाएगा? फिर तो इसको सवारी चाहिए ना। तो ये जो ऑटो वाला बाहर इंतजार कर रहा होता है ना, तो ये जैसे ही CO2 बाहर आएगा ना, फिर ये किसमें बैठ जाएगा? ऑटो में। मतलब ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये भी हीमोग्लोबिन के साथ जाने वाला है, ठीक है। तो देखो, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सी, और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिले ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो वो बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन मिले तो ऑक्सी, कार्बन डाइऑक्साइड मिले तो कार्बोक्सी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही बाहर आएगा वो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा और हीमोग्लोबिन के साथ मिलके बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इस रूप में ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये जाएगा फेफड़ा तक। अब फेफड़ा तक पहुंचने के बाद क्या हीमोग्लोबिन भी फेफड़ा के अंदर जाएगा? ऑटो वाला तो नहीं जाएगा ना, वो तो फिर प्लेटफॉर्म के बाहर ही रहेगा कि कोई दूसरी पैसेंजर आए तो उसे लेकर के जाए। तो फिर यहाँ पे हीमोग्लोबिन अपना रह जाएगा कहाँ? बाहर, और फेफड़े के अंदर जाएगा कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऐसा क्यों? तो देखो, अब तुम ये सोचो कि यहाँ पे जो हमारा ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो रक्त में ज्यादा है कि फेफड़ा में? अभी के हिसाब से तो रक्त में, ब्लड में ना ज्यादा है, और फेफड़ा में है ही नहीं। तो कोई भी चीज ज्यादा से कम की तरफ जाती है, तो अपने ब्लड में जो CO2 है, तो ब्लड में CO2 की मात्रा ज्यादा है, तो वो कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में चला जाएगा। अब यहाँ से फेफड़ा पिचकेगा और CO2 हो जाएगा बाहर। तो इस प्रकार से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। और एक बार ऑक्सीजन लेने को और CO2 बाहर करने की प्रक्रिया जो होती है, इसे बच्चों हम श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, ठीक है, श्वासोच्छ्वास। तो आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे कि फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। अब तुम ये सोच लो कि ये जो इतनी प्रोसेस होती है, ऑक्सीजन का आना, फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिलना, कोशिका तक जाना। अब कोशिका तक जैसे ही जाएगा हीमोग्लोबिन अलग, केवल इसमें ऑक्सीजन आएगा। वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ते तोड़ते CO2 में चेंज होगा, फिर CO2 हीमोग्लोबिन के साथ मिलके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। इस रूप में वो फेफड़े तक जाएगा। फेफड़ा तक पहुंचने के बाद जो है हीमोग्लोबिन अलग, फिर कार्बन डाइऑक्साइड अलग, और यहाँ से फेफड़ा पिचकेगा, CO2 बाहर निकलेगा। तो सोचो कि ये जो इतना प्रोसेस है ना, ये कितना कम समय में होता है, ठीक है। तो बच्चों ये प्रोसेस काफी फास्ट होता है, बात समझे। और ये अपना रहा फिगर, आप इसे अच्छे से अभ्यास कर लेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपका जो भी पहले से डाउट रहा होगा वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।